और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कोरोना संक्रमण के मामलों की। एक दिन में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। 24 घंटे में देश में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 2,97,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं मौत की बात करें तो देश में कोरोना से कुल 8,498 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 396 है। 24 घंटे में ठीक होने वाली की संख्या 6,166 है। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो कुल मामले 97,648, ठीक होने वालों की संख्या 46,078। वहीं मौत का आंकड़ा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। दिल्ली भी पीछे नहीं है। 34,687 मामले, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 12,731। वहीं मौत का आंकड़ा दिल्ली में अब 1,085 तक पहुंच चुका है। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अनीशा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में लगातार तेजी से आंकड़ों की संख्या बढ़ रही है और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। क्या है सच? देखिए नेहा, सच तो यही है कि जब से लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, जब से ऑफिस खुले हैं, मार्केटें खुली हैं, लोग बाहर निकले हैं, ट्रैफिक वापस आया है, माइग्रेंट लेबर ने की भागदौड़ शुरू हुई है, तब से केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे के अगर आप आंकड़े देखें तो 10,956 केस जो है 10,956 केस एक दिन में पूरे देश में देखे गए हैं। और ये अगर आप नंबरों पे, आंकड़ों पे ही अगर नजर डालें तो अगर आप आरोग्य सेतु ऐप में जिस तरह जो हमारे पास मैपिंग आती है, जो मैपिंग हो रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर उसी को अगर आप देखें तो साफ तौर पे जाहिर है कि मई 3 जब अनलॉक 3.0 शुरू हुआ था, जब सरकारी ऑफिसेस खोल दिए गए थे, शराब के ठेके खोल दिए गए थे, लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी, तब से लगातार शार्प राइज चला जा रहा है और लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनीशा माथुर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रही थी बढ़ते आंकड़ों के बारे में, किस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात कर लें तो चौथे नंबर पर इस वक्त भारत है, 2,97,535 मामले यहां पर, जबकि टॉप पर अमेरिका है, यहां पर करीब 20,89,701 मामले हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, रूस का स्थान तीसरे नंबर पर है, वहीं भारत इस वक्त चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया के लिहाज से। और एक बार फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर कोरोना के नए मामले रोजाना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और ये वो आंकड़े हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 152 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कल के दिन में महाराष्ट्र में 3,607 नए केसेस सामने आए हैं और 152 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए भी एक दिन में कोविड-19 का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 48,000 तक हो चली है। वहीं पर मुंबई की अगर आप बात करें तो इन 152 मौतों में से 97 जो मौतें हैं कोविड के चलते वो मुंबई में रिपोर्ट की गई है और मुंबई में जो एक्टिव केसेस हैं उसका आंकड़ा तकरीबन 27,900 तक हो चुका है। तो अनलॉक हो चुका है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में जो कर्व है वो ऊपर ही तरफ जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर अभी यही नहीं तय कर पा रहा है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड है भी या फिर नहीं है, और इसके कोई सबूत नहीं है। जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं कि हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ग्रेडेड रहा है, कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। That is exactly what is going on. There is a heightened debate around this term community transmission. Having said that, I think even the WHO is not given a definition for it. And as we have shown that India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts.
In the urban areas, it may be slightly higher. In the containment areas, it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. तो आईसीएमआर ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस वक्त भारत में नहीं, लेकिन बड़ा सवाल इस पर भी उठ रहा है कि दिल्ली में आखिर कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं। इस बारे में नगर निगम के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स कुछ और बता रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार कुछ और कह रही है और इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जो आंकड़े, जो जिन लोगों का संस्कार या जिनको दफनाया गया शमशान घाट पे जहाँ ब्यूरल्स में हुआ, वो और जो दिल्ली सरकार के आंकड़े, फर्क है। हम तो वो आंकड़ा मानेंगे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया, और वो जब संस्कार होता है तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगता है जिसको कोविड का सर्टिफिकेट कहते हैं, और कोविड का सर्टिफिकेट लग गया तो उसको तो कोविड से डेथ हुई है। अब पता नहीं, हमें नहीं पता दिल्ली सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। जो डेथ ऑडिट कमेटी है उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर बढ़ते कोरोना मामलों ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगी। शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। देश भर में 1 जून से अनलॉक का चरण शुरू हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी भोपाल में 2 दिन एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी भोपाल अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और उसके बाद शनिवार रविवार भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल की। अभी भी जो भोपाल सुबह से, क्योंकि हम व्यावसायिक केंद्र में खड़े हैं भोपाल के एमपी नगर में, और यहाँ पे सुबह से काफी ज्यादा भीड़ दिख जाती थी, लेकिन एक बार फिर से जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए हैं, उसके बाद कोरोना समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि भोपाल में अभी जो छूट दी गई थी, उसका दायरा जो बढ़ाया गया था, उसे एक बार फिर से खत्म किया जाएगा, और इसीलिए भोपाल में अब रविवार और शनिवार ये 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया। गुजरात में कांग्रेस विधायकों में बीजेपी की सेंध क्या लगी, उससे घबराए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों की चाक चौबंदी कर दी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विधायकों को एक 5 स्टार रिजॉर्ट में ठहराया गया है। थोड़ी देर पहले खुद गहलोत वहां पहुंचे तो अपने साथ बीटीपी के 2 विधायकों को लेकर। राज्यसभा का चुनाव आया, विधायकों में तनाव आया। राजस्थान के कांग्रेस विधायक राजनीतिक क्वारंटीन पर। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी कर रही है विधायकों में तोड़फोड़। विधायकों को कोरोना से नहीं, खरीद फरोख्त से डर लगता है। जयपुर से 25 किलोमीटर दूर इस रिसोर्ट में वो लोग राजनीतिक क्वारंटीन पर हैं, जिनके दम पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चलती है, और राज्यसभा के लिए कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को भेजना चाहती है। कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों को इस सुख विलास रिसोर्ट में क्वारंटीन कर रखा है कि यहाँ बीजेपी सेंध नहीं लगा सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करोड़ों देकर विधायकों को खरीद रही है। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, समझ गए और खूब उनको नोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं। इन विधायकों के राजनीतिक क्वारंटीन के पीछे का मकसद और खेल समझिए। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव है। कांग्रेस का दावा है कि उसके अपने समर्थकों को जोड़कर 123 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों को जोड़कर कुल 75 विधायक हो रहे हैं। राज्यसभा में 1 सीट के लिए प्राथमिक वरीयता के 51 वोट चाहिए। सामान्य तौर पर देखें तो कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार के लिए राज्यसभा का रास्ता बनता है।
लेकिन बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। अगर वो अपने दोनों उम्मीदवारों को जितवाना चाहती है तो उसके 75 विधायकों के अतिरिक्त 27 और चाहिए, तभी वो 102 का आंकड़ा हो पाएगा। कांग्रेस को शक है कि बीजेपी ने 2 उम्मीदवार इसीलिए उतारे हैं ताकि उनके विधायकों को तोड़कर जीत हासिल कर सके। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपना घर बचाए और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त की बात है ही नहीं। कहीं पर भी अगर कोई प्रमाण मिलता है उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और ये खरीद फरोख्त राज्यसभा चुनावों के लेकर पहले भी कई राज्यों में की गई है, खबरें मिली हैं इस बात को। मुझे लगता है इसी की सुगबुगाहट कहीं आई होगी, इसलिए कंप्लेंट की गई है। बहरहाल जहाँ तक विधायकों की बात है, जो सिंबल पर जीत कर आए हैं, जो समर्थन कर रहे हैं 1.5 साल से कांग्रेस सरकार को चलाने में, वो सब एकजुट हैं। कोई कितनी कोशिश भी कर ले, लेकिन यहाँ पर जो संख्या बल है वो हमारे पक्ष में है। और अफवाह फैलाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का जानबूझकर माहौल को खराब करने की अगर कोशिश भी करता है तो नाकाम होगी। तो मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उतारा है, जबकि बीजेपी ने पहले उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र गहलोत और दूसरे उम्मीदवार के रूप में ओमकार सिंह लखावत को उतारा है। बीजेपी के खेल को भांपकर मंगलवार को आधी रात मुख्यमंत्री निवास से सभी विधायकों को फोन गया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक है। सभी विधायकों को मुख्यमंत्री निवास 13 सिविल लाइंस पहुंचने का फरमान सुनाया गया। वहां विधायक पहुंचे नहीं कि सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास में खड़ी लग्जरी बसों में विधायकों को बैठाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वो शिव विलास रिसोर्ट में ही सबसे बात करेंगे। इस बीच राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी एक पत्र लेकर राजस्थान के डीजीपी और एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के पास पहुंचे कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उनके विधायकों को बीजेपी प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। जोशी ने जांच कर इस पर कार्रवाई की मांग की। तब तक दिल्ली से चार्टर्ड विमान से राज्यसभा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंच गए। रात को इन विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने कहा कि हम तो कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं और कुछ ने कहा कि दवाइयां भी लेकर नहीं आए हैं। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने 24 घंटे का वक्त दिया कि आप लोग सामान लेकर गुरुवार की शाम 5 बजे तक होटल पहुंच जाएं। कल अशोक गहलोत ने सबको कहा पहुंचने के लिए, लेकिन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, रमेश मीणा नहीं पहुंचे। ये साफ साफ नाराज बताए जाते हैं। आज सुरजेवाला उनके घर गए, उनके घर जाके उनको मना के ले आए। रमेश मीणा से बातचीत की तो एक जो मंत्री नाराज है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। समय रहते कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के हालात वहां मध्य प्रदेश में हुआ तो कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, उस जोखिम को राजस्थान में नहीं उठाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के विधायक कह रहे हैं कि रिसोर्ट में रखने की जरूरत नहीं। रिजॉर्ट में ले जाकर विधायकों को रखा जा रहा है, वो रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को ऑफर मिला हो, तो आखिर किसको मिला है ऑफर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो कहने वाले ही जाने, हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि उसके विधायकों को 35 करोड़ का ऑफर दिया गया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में दिया जा रहा था। हालांकि किसको ऑफर मिला है और किसने दिया है, इस बात पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि वसुंधरा गुट के निर्दलीय विधायकों ने अशोक गहलोत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हमारा यही एक विचार और सोच है कि हम अशोक गहलोत जी जो कोरोना संकट में उन्होंने और मैंने दोनों मिलकर के काम किया, उनके साथ रहने का विचार है। पैसे के ऑफर आए? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप तो वसुंधरा राजे के करीबी हैं। मैं करीबी बहुत सारे नेताओं को हूं, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था और समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। इस सियासी दांव में कांग्रेस के अंदर का वो खेल भी खुल गया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सरकार बनाने के समय से खेला जा रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
देश में एक दिन में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। 24 घंटे में देश में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना का कुल आंकड़ा 2,97,535 तक पहुंच गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,47,195 है, जबकि मौतें हुई हैं 8,498। 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 396 है। ये 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 10,956 नए मामले, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6,166 और मौत का आंकड़ा 396। दुनिया भर की अगर बात कर लें तो अमेरिका में 20,89,701 मामले, ब्राजील दूसरे स्थान पर 8,05,649 मामले, वहीं रूस तीसरे नंबर पर है 5,02,436 मामले, भारत चौथे नंबर पर 2,97,535 मामले। तो लापरवाही के आगे लॉकडाउन है। जी हां, कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो छोटी से छोटी लापरवाही पर टूट पड़ता है। उद्धव ठाकरे उसी खतरे को भांपते हुए आगाह कर चुके हैं कि ज्यादा मामले बढ़े तो लॉकडाउन फिर से लगाने को वो मजबूर हो सकते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो इसी संकट की ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं। कोरोना से डेंजर कम नहीं हो रहा। संक्रमण खतरनाक से बहुत खतरनाक की कैटेगरी में आ गया है। फिर भी मुंबई की ये शाम देखिए। खतरे से बेखौफ बेफिक्र मुंबई। राहत मिलते ही समंदर किनारे चहलकदमी ऐसे बढ़ी है मानो किसी को कोरोना की परवाह नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था और उनका कारण ये था ये कहने का कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं उसके बाद उनकी सांस फूलने लगती है, इसलिए उन्होंने अपने मास्क नीचे कर दिए हैं। कई लोगों का यहां तक कहना है कि उन्हें डॉक्टर्स ने यह हिदायत दी है कि जब वो वॉक कर रहे हैं तो मास्क ना पहने। जब से महाराष्ट्र सरकार ने ढील दी है, आमतौर पर ऐसी भीड़ देखी जा रही है। कुछ लोग तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी मुनासिब नहीं समझते। नहीं, इतनी कोई भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है इधर। सोशल डिस्टेंसिंग सब रख रहे हैं इधर। लगाना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लोगों को डिसिप्लिन नहीं है, बाजार की तरह यहाँ पे एक्चुअल लॉकडाउन होना चाहिए, फिर से नहीं तो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, इतनी सारी भीड़ नहीं है ना, लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इट्स नॉट सो क्राउडेड, इट इज क्राउडेड, लेकिन इतनी बड़ी भी जगह है, इट्स अ वास्ट प्लेस। ऐसी तस्वीरों से डर लगता है। मुंबई में संक्रमण का स्तर घातक हो चला है, लेकिन माया नगरी में कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। आज भी संकट गहरा है, संकट टला नहीं है और जो माना जाता है कि कोरोना के साथ जीना होगा तो वो जीना हमें सीखना होगा। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने आगाह किया था कि जीवन शैली बदलनी होगी, लेकिन अपील का असर नहीं दिख रहा। 25 मई से मुंबई में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई थी। 5 जून से मॉर्निंग इवनिंग वॉक की भी इजाजत मिल गई। अब मार्केट खुल चुके हैं, ऑटो बसें दौड़ने लगी हैं। इस दौर में संक्रमण से बचाने के उपाय बेअसर हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाएगा। तो ठीक है, अच्छा है, लगा दे। हाँ, लगा दे, और क्या चाहिए। अभी लॉकडाउन में तो आदमी मर ही रहा है और मरेगा। उनको चाहिए, मरना चाहिए आदमी को, जिंदा नहीं रहेगा। नियमों का पालन हो रहा है इधर? नियम का पालन क्या करे, कुछ साधन नहीं है आदमी को, किस तरीके से आदमी ये सफर करेंगे। सिर्फ आदमी नाम के लिए ये बस दे दिया है कि बस चालू है, लेकिन आदमी पब्लिक को साधन तो होना चाहिए। 10 जन को लेके चले जाते, बाकी लोग खड़े। मुंबई की चुनौतियों ने भी उपायों को चैलेंज किया है। यहाँ की आबादी करीब 1.25 करोड़ है। ये दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है, लिहाजा कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा सबसे ज्यादा है। खासकर घनी आबादी वाले वर्ली, धारावी, गोवंडी, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वरी, अंधेरी और ऐसे कई इलाके हैं जहां झुग्गी झोपड़ियों की भरमार है। कोरोना का खतरा इन इलाकों में तेजी से बढ़ा है। एक वक्त में धारावी में कोरोना के आंकड़े डराने लगे थे। तंग गलियों में वायरस ने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन प्रशासन और बीएमसी की असरदार पहल ने धारावी के संकट को कम किया है। नतीजा वहां अब संक्रमण की दर में गिरावट आई है। गुरुवार को यहां महज 20 नए केस सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई।
इसके साथ ही पीड़ितों की कुल संख्या 1984 हो गई है। इसमें से 995 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 914 का इलाज चल रहा है। अकेली मुंबई ने महाराष्ट्र का हौसला तोड़ दिया है। पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या 97,648 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,590 हो चुकी है। पूरे राज्य में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,607 नए केस आए हैं और 152 लोगों ने जान गंवाई है। मुंबई की बात करें तो पीड़ितों का आंकड़ा 54,085 हो चुका है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,954 हो गया है। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराने लगी हैं। महाराष्ट्र सरकार अब तैयारी में है कि जो एम्बुलेंस मालिक मरीजों को अस्पताल ले जाने में आनाकानी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना के कोहराम के बीच इस बार सियासी हाईटाइड पुणे से उठ रहा है। पुणे से ही पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार पर बयानों की बमबार्डिंग कर डाली है। चव्हाण ने मोदी को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सियासत का ये रूखापन तब है जब एक डराने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। कोरोना को लेकर दिल्ली में तो सियासत फिलहाल थम गई, लेकिन महाराष्ट्र में उबाल पर है। निशाना सत्ताधारी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पीएम मोदी पर साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य में बिगड़े हालात के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। अपने तर्कों को धार देने के लिए चव्हाण ने WHO का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने WHO की चेतावनी को नजरअंदाज किया। न समय पर देश में लॉकडाउन हुआ और न ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को वक्त पर रोका गया। आपल्या देशामध्ये लॉकडाऊन 25 मार्चला झाला, म्हणजे WHOच्या घोषणेनंतर तब्बल 14 दिवसांनी, आणि हे 14 दिवस फार क्रिटिकल होते असं माझं स्वतःचं मत आहे। आपण मुंबई विमानतळ बंद न केल्यामुळे, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद न केल्यामुळे, दुनिया के इस महामारी के संक्रमण काल में महाराष्ट्र में सियासत की कई किश्त पूरी हो चुकी है। बात चाहे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले की हो या फिर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर, बीजेपी और सत्ताधारी पार्टियां आमने सामने हैं। ये सियासत तब हो रही है जब देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र से ही है। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक कोरोना के 3 सक्रिय केसों में 1 से ज्यादा केस सिर्फ महाराष्ट्र में है। डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के आंकड़े बताते हैं कि देश में 34% सक्रिय केस महाराष्ट्र से है, जबकि दिल्ली में 14%, तमिलनाडु में 12%, गुजरात में 4% और पश्चिम बंगाल में 3.7% हैं। कोरोना की वजह से हालात गंभीर हैं, बावजूद लापरवाही करने से लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम को चेतावनी देनी पड़ी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालात नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। महाराष्ट्र के इस संकट के बीच मानसून की बौछार भी शुरू हो गई है, लेकिन इससे खतरा और बढ़ने की आशंका है। IIT बॉम्बे के 2 प्रोफेसर की रिपोर्ट ने खतरे का बजर बजाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नमी बढ़ने पर वातावरण में कोरोना वायरस अधिक समय तक जिंदा रह सकता है। अधिक तापमान और कम नमी की वजह से खांसी या छींक के ड्रॉपलेट्स को सूखने में कम समय लगता है, लेकिन मानसून में ड्रॉपलेट्स को सूखने में ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। हमारा मॉडल ये कहता है कि ऐसे ह्यूमिडिटी मुंबई में बढ़ेगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ड्रॉपलेट ज्यादा देर से इवापोरेट या ड्राई आउट होगी। तो मानसून की वजह से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। जैसे कि हमने सिंगापुर के केस में देखा, एक छोटी सेकंड वेव आई है मई के आखिर में, और वहां पे मानसून क्योंकि पहले आता है, तो सेकंड वेव जो वहां पे आई है शायद मानसून के कारण आई है। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर की ये रिपोर्ट अमेरिका के एक जर्नल में छपी है। इसमें सिंगापुर से लेकर न्यूयॉर्क में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए अध्ययन किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार के लिए सिरदर्द और बढ़ गया है, लेकिन राज्य सरकार को समझना होगा कि वो सियासत करके कोरोना के खिलाफ इस जंग को नहीं जीत सकते। अगर महाराष्ट्र से कोरोना को भगाना है तो उद्धव सरकार को जमीन पर पुख्ता काम करना ही होगा।
पुणे से पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दिल्ली में भी कोरोना ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पीड़ितों का ग्राफ तेजी से भाग रहा है और हालात पर सरकार विवश अब दिखाई देने लगी है। दिल्ली की हालत छिपी नहीं, अस्पतालों की बदहाली छिपी नहीं। दिल्ली में कोरोना पीड़ित जो बुरे वक्त को देख रहे हैं, वो या तो खुद बयां कर रहे हैं या फिर उससे जुड़ी वायरल तस्वीरें सिस्टम के मुंह पर तमाचा हैं। कोविड मरीजों के लिए 2000 बेड वाले अस्पताल LNJP पर सवाल उठे तो NHRC की टीम ने हॉस्पिटल का दौरा किया, हालात का जायजा लिया, फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी दे डाली। LNJP हॉस्पिटल में 1219 कुछ ऐसे बेड अवेलेबल है और गुरु तेग बहादुर में 1314 कुछ इस संख्या के बेड अवेलेबल। हाँ स्टेक, हाँ हम उसका स्टॉक टेकिंग के लिए आए हैं कि जब वो बेड वेकेंट दिखा रहे हैं तो क्यों मरीजों को दिक्कत हो रही है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, किस बिना पर मरीजों को इनकार किया जा रहा है कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है। अब शिकायतों का अंबार लगने लगा है, किसी को बेड नहीं तो कोई इलाज के लिए भटक रहा है। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने कल रात जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1877 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 65 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में पीड़ितों की कुल संख्या 34,687 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 1085 हो गया है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। अब साउथ MCD आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के शमशान घाटों में भी जगह कम पड़ गए हैं। कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो पहले 4 शमशान घाट ऐसे थे, एक इसके अंदर कब्रिस्तान था और अब 2 और जोड़े हैं। तो 2 जोड़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है ये आप भी जानते हैं कि अर्थात दिल्ली के अंदर मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार कह रही है कि कोरोना से मौत के आकलन के लिए डेथ ऑडिट कमेटी काम कर रही है और उसके तरीके पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सियासत के बीच बेकाबू कोरोना को देखते हुए दिल्ली के जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस वक्त मैं इसी ऐतिहासिक जामा मस्जिद में हूं और यहां के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने मीडिया को जारी बयान में कहा गया है कि 30 जून तक जामा मस्जिद में किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी और इस दौरान नमाजी यहां पर नहीं आएंगे। बढ़ते खतरे और बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्ती भरा फरमान सुनाया है। अब राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि लक्षण हो या न हो, सभी मरीजों का टेस्ट करना ही होगा। पूनम शर्मा, अंकित यादव और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई है। करीब करीब पूरी दिल्ली खुल गई है और दिल्ली की सड़क पर उतर आने के साथ ही कोरोना की मार पहले से ज्यादा तेज है। आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 244 हुई। दिल्ली के मॉल्स खुल गए हैं।
दिल्ली के बाजारों में दुकानों के शटर उठ गए हैं। मंदिर मस्जिद में पूजा इबादत शुरू हो गई है। सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया है, यानी दिल्ली अपनी रंगत में लौट रही है। लेकिन इस रंगत को कोरोना के ग्रहण ने घेर लिया है। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली पहचान अब कोरोना के गढ़ के रूप में साबित हो रही है। कोरोना के बारूद पर खड़ी दिल्ली में पल पल खतरे की घंटी बज रही है। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे के बीच जो आंकड़े आए हैं वो हिला देने वाले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। दिल्ली में 24 घंटे में 1877 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या अब 34,687 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1085 हो गया है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है। और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लगातार इलाज न मिलने की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार भरोसा दे रही है कि तैयारी पूरी है। दिल्ली में 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी कोरोना का इलाज हो रहा है और दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बेड है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5,000 बेड, दिल्ली सरकार 5,000 बेड उसमें से डेडिकेट कर चुकी है और केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 बेड है, उसमें से लगभग 1,000 बेड उन्होंने भी किए हुए हैं। जो सिचुएशन थी ना, शुरू में कहते थे कि भाई अगर कोरोना का पेशेंट दिख भी जाए तो शायद परेशानी होगी। अब सब जगह इलाज तो करना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन वार्ड बना के सब जगह किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना क्राइसिस बढ़ रहा है, रोज मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार जिस तरह से कोरोना समस्या से निपटने में नाकाम रही है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। कल जिस तरह की वीडियो मीडिया में हम लोगों ने देखी, LNJP हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, बहुत ही दुख भरी तस्वीरें हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 244 के पार पहुंच गई है। हालात बिगड़ने का अंदेशा सरकार को भी है, इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी कोविड-19 अस्पतालों के सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सभी प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया है। हालात बिगड़ने की आशंका से दिल्ली वाले भी घबराए हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के पश्चिम विहार की हैं, जहां RWA फेडरेशन ने खुद के इलाके के लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी मशीनों का इंतजाम कर लिया है। दिल्ली में जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, पर फिलहाल तो कोरोना दिल्ली पर हावी हो गया है। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली सरकार दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जता चुकी है। एम्स के डायरेक्टर ऐसे खतरे से अलर्ट कर चुके हैं, लेकिन ICMR ने कल साफ कहा कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड है ही नहीं। कोरोना से भारत बेहतर तरीके से लड़ रहा है। जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं कि हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ग्रेडेड रहा है, कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। वी हैव फाउंड दैट the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके बाद कुछ राज्यों ने भी न सिर्फ लॉकडाउन की तरफ बढ़ने का इशारा किया, बल्कि MP और पंजाब ने हफ्ते में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा भी दिया है।
क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन? तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल. क्या खत्म की जा सकती है ढील? पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना काबू में. क्या राज्य फिर से चाहते हैं लॉकडाउन? सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा. ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है. दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केस को देखते हुए कुछ राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की बात जरूर कर रहे हैं. सबसे पहले बयान सामने आया महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का. महाराष्ट्र में कोरोना के केस 97,600 के पार पहुंच गए हैं, तो सीएम उद्धव ठाकरे की भी चिंता बढ़ने लगी है. वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर संयम और अनुशासन का पालन नहीं हुआ तो वो फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकते हैं. एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे. जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल. महाराष्ट्र ही नहीं, एमपी की शिवराज सरकार के लिए भी कोरोना के लगातार बढ़ते केस चिंता की बड़ी वजह बन गए हैं. 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में अब तक भोपाल में तेजी से मामले बढ़े हैं. 1 जून से लेकर 11 जून तक भोपाल में 545 नए मामले सामने आ चुके हैं. इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा. एक्टिव केस अगर अपन देखेंगे तो 2,760 कुल एक्टिव केस बचे और डबलिंग रेट हमारी 31 दिन की होगी. अगर हम इंडिया से इसकी तुलना करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ रेट अगर 4.7 है तो हमारी 2.3 है, जो कि अच्छा है. पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना काबू में है. एमपी से पहले बिहार ने भी लॉकडाउन को सख्त करने की बात कही है. दरअसल बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई और कहा कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा. लॉकडाउन नहीं है. लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा. ये निर्णय है. और एक बात और महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन खत्म है, सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हों, गर्भवती महिलाएं हों, 10 साल तक से के उम्र वाले बच्चे और बच्चियां हों, और अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति हो, इनको घर से बाहर अकारण नहीं निकलना चाहिए. इलाज के लिए जाना है जाएंगे, बहुत जरूरी कोई बात होगी जाएंगे पूरे इंतजाम के साथ, लेकिन बाकी लोगों को घर पर रहना चाहिए. तो ये इन चीजों के लिए सचेत, यानी मास्क का इस्तेमाल करिए. अब पंजाब भी कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की तरफ रुख कर रहा है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. बीते 24 घंटे में देश के 4 बड़े राज्य जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं, उससे कोरोना के बढ़ते खतरे को आंका जा सकता है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लापरवाही लॉकडाउन की वजह बन सकती है. मुंबई से सौरभ वक्तानिया, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से रोहित सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो.